हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से बायोलॉजी के अगले कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग सेल चैप्टर पे शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अभी जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है बायोलॉजी का वेटेज रहा है। बहुत ही डिमांड के बाद आज फिर से बायोलॉजी लेकर के आए हैं और हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। तो कहा जाता है दोस्तों, मेरे मेहनत के पौधे में एक दिन, मेरे मेहनत के पौधे में एक दिन सफलता के फूल भी महकेंगे, सफलता के फूल भी महकेंगे। बदलेगी लकीरें हाथों की तब, बदलेगी लकीरें हाथों की तब, और गर्दिश के सितारे भी चमकेंगे, गर्दिश के सितारे भी चमकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेल अर्थात कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं ना, कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला बात दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताया था कि मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई जो होती है सेल होता है, कोशिका होता है। और वही जब कोशिका मिल जाती है, बहुत सारे कोशिका, हम बताए थे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होता है, कोशिका होता है। जब बहुत सारे कोशिका मिल जाता है तो टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। अब बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं ना, सेल मतलब कोशिका, जब बहुत सारे कोशिका मिलते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। जब बहुत सारे उत्तक मिल जाते हैं तब ऑर्गेन का निर्माण होता है, ऑर्गेन का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम का ना, ऑर्गेन सिस्टम का, ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है दोस्तों। अंग तंत्र का, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तब जा कर के हमारा बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। और आज हम लोग, जब सेल ही हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है, तो हम लोग सेल चैप्टर से आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक बनाइएगा सेल, कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों सेल, कोशिका क्या होती है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम सेल का कुछ पिक्चर बना दिए हैं और इस सेल में सभी सेल कोशिका के सभी पार्ट्स हैं, सभी अंग हैं। सेल के पार्ट्स लाइसोसोम, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका है, कोशिका द्रव है, हरित लवक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, बाह्य कोशिका है, केंद्रीय झिल्ली है, गोल्जी का उपकरण होता है, केंद्रक होता है, हरित लवक होता है, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका होती है। ये सारे सेल के पार्ट्स हैं। सबसे छोटी इकाई सेल होता है और सेल का कितना बड़ा पार्ट्स है आप ये समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉपिक बनाए हैं सेल। तो सबसे पहला बात हम लोग सेल में सीखेंगे दोस्तों। तो सेल जो होता है, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो साइटोलॉजी को, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, अध्ययन को। ठीक है,
कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसको कोशिका पढ़ाई करने की क्रिया को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका की खोज किसने किया था ना, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था ना, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब दोस्तों यह बात आती है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने तो किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। किस कैसे कोशिका का, मृत कोशिका का ना, मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, लेकिन मृत कोशिका का खोज किया। ठीक है, अब ये भी बात आती है दोस्तों कि कोशिका का खोज कितने ईस्वी में किया गया ना, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में किया था। और इसी में कहा जाता है दोस्तों, जब हम कहते हैं कि अभी हम जस्ट बोले थे, कोशिका जो होती है मानव शरीर की या किसी भी चीज़ का, किसी भी जीव जंतु का सबसे छोटी ना, सबसे कोशिका जो होती है, कोशिका सभी जीव या जीव जंतु का सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका के बारे में हम लोग इतना सा जाने दोस्तों, कोशिका जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसी कोशिका का खोज किया, मृत कोशिका का खोज किया। कितने ईस्वी में किया, 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, यही रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ओक नामक पौधे को जब काटा, ओक नामक पौधे कॉर्क से किया था ना, कॉर्क से किया था। किसने किया था, कॉर्क से खोज किया था, कॉर्क में खोज किया था। और ये कॉर्क जो होता है ओक नामक पौधे से प्राप्त होती है, ओक नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में खोज किया था, कॉर्क से खोज किया था। यह कॉर्क जो होता है ओक नामक पौधे से प्राप्त होती है, ओक नामक पौधे से प्राप्त होती है। दोस्तों यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब इसके बाद बात आती है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया ना, कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो एक क्वेश्चन वह भी आता है, कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया। यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया, कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत का खोज स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था ना, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, स्लाइडेन एवं एंड लिख देते ना, स्वान ने किया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों कि मानव शरीर में या कहा जाता है, सीधी सी बात करें, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो यहाँ हम मिटा रहे हैं दोस्तों। तो संसार में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे का, अर्थात ऑस्ट्रिच के एग का होता है,
ऑस्ट्रिच के एग का होता है। तो सबसे बड़ा अंडा ना, सबसे बड़ा कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, ऑस्ट्रिच के एग का होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात पूछेगा, संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? मानव शरीर की बात नहीं आ रही है, संसार का बात आ रहा है। ठीक है, मानव शरीर का बात आएगा तो उसको बताएंगे। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह होता है जीवाणु का अर्थात बैक्टीरिया का ना, बैक्टीरिया का होता है, जीवाणु का होता है। ठीक है दोस्तों, जीवाणु का होता है। और वह सबसे छोटी कोशिका जो होती है जीवाणु का, उसका क्या नाम है? तो माइकोप्लाज्मा ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम होता है, जो कि मानव पूरे संसार का सबसे छोटी कोशिका होती है, वह जीवाणु का है। वह जीवाणु कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम होता है। ठीक है, इसके बाद आती है इसके बाद में जब बात आती है मानव के बारे में, तो मानव के शरीर में या मानव का सबसे बड़ा कोशिका जो होता है मानव के शरीर का, लिख सकते हैं या मानव का लिखे ना सीधा, मानव के शरीर का सबसे बड़ा जो कोशिका जो होती है वह कौन सा है? तो आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन होता है। यह न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है न्यूरॉन का होता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, मानव शरीर का ना, या मानव के शरीर का सबसे छोटी कोशिका जो होती है, शरीर का सबसे छोटी कोशिका ना, सबसे छोटी कोशिका जो होती है दोस्तों, छोटी कोशिका वह क्या होता है? आप सभी को पता भी होगा वह क्या होता है, वह आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका जो होता है दोस्तों, यह स्पर्म होता है। अगर स्पर्म ना हो ना, स्पर्म हो अर्थात जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, अगर ये शुक्राणु ना रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा दोस्तों? आरबीसी होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब ब्लड की बात आएगी तो ब्लड सेल जो होता है 3 तरह का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो कहा जाता है दोस्तों, आरबीसी की संख्या जो होती है मिलियंस में होता है। जब मानव शरीर में मिलियंस में होगा आरबीसी, तो ऑलरेडी उसका साइज छोटा होगा। वही डब्ल्यूबीसी जो होता है दोस्तों 1000 में होता है, 1000 में होता है। और जब 1000 में होगा तो आप सब जान ही सकते हैं, तो 1000 वाला कहाँ मिलियंस में, तो सबसे बड़ा कोशिका होती है ब्लड सेल का डब्ल्यूबीसी। और क्या बोल सकते हैं, ब्लड सेल का सबसे छोटा कौन सा होगा? तो आरबीसी। ठीक है दोस्तों। अब एक बात और आती है, जब वहाँ हम लिखाए थे दोस्तों कि मृत कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया ना? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज आप सभी को पता होगा किसने किया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, लीवेनहॉक साहब ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, लीवेनहॉक
ल्यूवेनहॉक ने किया था। और यह जो दोस्तों 1669 ईस्वी में किया था, 4 साल बाद 1669 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बात और आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। बात जब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे पूछता है कि कोशिका जो होती है 2 तरह से डिवाइड हो जाता है, एक कोशिकीय ना और बहुकोशिकीय। एक कोशिका क्या होता है, बहुकोशिका क्या होता है दोस्तों, तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका जो होते हैं इसको 2 भागों में बांट दिया। कौन सा दोस्तों, एक कोशिका वाला ना, एक कोशिकीय जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। यूनिसेल्युलर ना, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ना। उसके बाद होता है मल्टीसेलुलर ना, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, कोशिका जो होती है 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब होगा जिसमें एक कोशिका होती है, मात्र एक कोशिका होती है। इसका एग्जाम्पल में आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन कौन सा होता है। तो इसका एग्जाम्पल में दोस्तों पहला लिख लीजिए, अमीबा का नाम सुने होंगे ना, अमीबा का नाम सुने होंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है दोस्तों, अमीबा के बाद जो होता है आप सभी को पता है पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम होता है। क्या होता है दोस्तों, पैरामीशियम होता है, मीशियम। क्या होते हैं, पैरामीशियम होते हैं। और तीसरा का नाम हम लोग जान सकते हैं, क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम होते हैं। और चौथा हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, ये जीवाणु भी होता है। क्या दोस्तों, जीवाणु वो होता है, जो कि अभी हम पढ़े थे कौन सा, तो ना जीवाणु भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव में आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव में जितने भी हम लोग हैं, अर्थात बहुकोशिकीय जीव में जंतु का नाम दे दीजिए, अर्थात एनिमल का नाम दे दीजिए ना। एनिमल्स किंगडम जो होते हैं, एनिमल का होता है ना, एनिमल्स का नाम हो जाएगा। दूसरा पादप हम लोग लिखते हैं ना, पादप का, प्लांट के बारे में। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय क्या होता है, जिसमें एक सेल पाए जाते हैं उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जिसमें बहुत सारे कोशिकीय पाए जाते हैं, एक से अधिक कोशिका, तो बहुकोशिकीय। जंतु में हो गया, पादप में, हम लोगों के शरीर में क्या हो गया दोस्तों, लाखों अरबों में। अभी हम बोले ना कि आरबीसी जो होते हैं मिलियंस में होता है, तो इसमें मिलियंस में सेल हैं, और इसमें क्या होता है, मात्र एक सेल होते हैं। तो ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल में आप सभी चारों को चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आती है दोस्तों कोशिका के भाग का, पार्ट्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ कोशिका किसे।
पार्ट्स ऑफ कोशिका कितने होते हैं इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। इसको अभी मिटा लेते हैं दोस्तों। तो रही बात, अब होते हैं पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, टॉपिक बनाइएगा ना, पार्ट्स ऑफ सेल या कोशिका के भाग ना, कोशिका के भाग। यहाँ हो जाएगा दोस्तों कोशिका का भाग, कोशिका का भाग। कोशिका का भाग में हम लोग पहला लिखते हैं, वह कौन सा लिखेंगे दोस्तों? सेल वॉल के बारे में लिखिए, सेल वॉल के बारे में लिखिए, सेल वॉल के बारे में लिखिए, कोशिका भित्ति के बारे में ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में लिखिए। भित्ति मतलब दीवार होता है, वॉल मतलब दीवार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं किसी भी घर का बाहरी जो दीवार होती है वो क्या करता है? रक्षा करता है। उसी तरह से सेल वॉल जो होते हैं प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाई जाती है, और वो क्या होते हैं? ठोस होता है, और वो ठोस होने के कारण से क्या होते हैं? कोशिका भित्ति का अंदर वाले भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात लिखिए, सेल वॉल जो होती है सबसे पहले लिखेंगे यह प्लांट सेल में पाया जाता है ना, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में पाए जाते हैं ना, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में, कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यह जो होते हैं पादप कोशिका का, सबसे बोल सकते हैं यह बाहरी भाग होता है ना, यह पादप कोशिका का, यह कोशिका भित्ति जो होते हैं कोशिका का बाहरी भाग होता है ना, कोशिका का बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भाग होते हैं, बाहरी भाग होते हैं। ठीक है, बाहरी भाग के अंदर में फिर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका झिल्ली को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो सेल वॉल करता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली के सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो कोशिका भित्ति करता है। ठीक है दोस्तों, और आगे लिख लीजिए, यह जो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो यह सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो होते हैं सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। यह जो होते हैं यह सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। या बोल सकते हैं यह सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। यह पादप कोशिका का क्या होते हैं दोस्तों? मृत भाग होगा। जब मृत होगा तभी तो कठोर होगा। या बोल सकते हैं यह ना, यह मृत भाग होते ना। यह क्या होता है दोस्तों? यह पादप कोशिका का, यह पादप कोशिका का मृत भाग होता है, मृत भाग होता है, मृत भाग होता है, मृत भाग होता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या होते हैं? मृत भाग का, पादप कोशिका का मृत भाग होते हैं। तो यह समझ में आया आप लोगों को सेल वॉल के बारे में। कोशिका भित्ति यहाँ लिखे, देखिए कोशिका भित्ति क्या कर रहा है दोस्तों? ये सारे तरफ से रक्षा प्रदान कर रहा है ना। ये सबको क्या है? बाउंड्री वॉल करके रखा है कि किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है। क्या कर रहा है? रोक के रख रहा है। तो उसका काम क्या कर सकते हैं? दरवानी का काम भी। तो कोशिका भित्ति क्या है? सबको दरवानी करता है, रोकता है, मजबूत है ना, किसी भी चीज़ से सुरक्षा देने का काम करता है। एक गार्ड क्या करता है? दरवानी करता है, किसी को अंदर नहीं आने देता है जब तक पूछता नहीं है। वही सेल वॉल है, किसी चीज़ को क्या है अंदर जो है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो बोल सकते हैं सेल वॉल जो होते हैं कोशिका का बाहरी भाग होते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं? यह प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका के बाहरी भाग होते हैं। यह सेलुलोज से मिलकर बना होता है। यह पादप कोशिका का मृत भाग होता है। और यह का कह सकते हैं अंदर वाले भाग सेल ना, सेल मेम्ब्रेन का कोशिका झिल्ली का सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाने के बाद अब हम लोग टॉपिक बना रहे हैं कोशिका भित्ति।
भित्ति, सॉरी कोशिका भित्ति तो हो गया, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ना, कोशिका झिल्ली लिखिएगा। अब दूसरा नंबर में हम लोग लिख रहे हैं कोशिका झिल्ली ना, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है दोस्तों, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका भित्ति के दूसरा पार्ट्स होते हैं ना, कोशिका भित्ति के जस्ट आगे बढ़िएगा ना, कोशिका झिल्ली के जैसे कोशिका भित्ति के हम जस्ट आगे बढ़ते हैं तो अंदर क्या मिलता है, कोशिका झिल्ली बनता है जो जाल बना के बांधे हुए रहता है सारी चीज़ों को ना। तो सीधी सी बात लिखते हैं कोशिका भित्ति जो होती है यह पादप एवं जंतु ना, जंतु कोशिका में पाई जाती है, यह क्या कर सकते हैं दोस्तों, यह पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में अर्थात पेड़ पौधे में भी और मनुष्य में भी या कोई भी जीव है उसमें भी पाया जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात आएगा दोस्तों, यह जो होते हैं फास्फोलिपिड्स ना, फास्फोलिपिड्स से मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। यह किससे बना होता है दोस्तों, फास्फोलिपिड से। इसके आगे आपने पढ़ा सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज से मिलकर बना होता है, जबकि यह जो होता है दोस्तों फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य में लिख लीजिएगा, इसका कार्य है अंदर से बाहर ना, इसका कार्य है दोस्तों अंदर से बाहर क्या करता है, अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं को नियंत्रित करता है ना, अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं का नियंत्रण करता है, अणुओं का नियंत्रण करता है। यह काम है दोस्तों कोशिका झिल्ली का। ठीक है, यह काम है कोशिका झिल्ली का। तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में ही पढ़ लिए। कोशिका झिल्ली जो होता है दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल ना, प्लांट प्लस एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि यह जो बना होता है फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। और इसका कार्य क्या होते हैं दोस्तों, अंदर से बाहर जाने वाले अणुओं का नियंत्रण करना। तो ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अब हम चलते हैं। तीसरा पार्ट्स जो होते हैं केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तीसरा हम लोग लिखते हैं दोस्तों केंद्रक के बारे में। ठीक है दोस्तों, केंद्रक के बारे में अर्थात हम लोग न्यूक्लियस बोल सकते हैं ना, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यह बात आएगी दोस्तों सेल वॉल के। देख लीजिए यहाँ कोशिका झिल्ली हम लोग यहाँ पढ़ ली, प्रदान कर रहा है। अब यहाँ है सेल केंद्रक, अर्थात केंद्रक न्यूक्लियस जस्ट एकदम बीच में है ना, एकदम बीच में है, केंद्र में है। तो सबसे यह जो होता है केंद्र में हो भी है और यह साइज भी क्या है दोस्तों
बड़ा है। क्या है? बड़ा है। सारा चीज़ से क्या होते हैं? केंद्रक का साइज बड़ा होता है। तो सबसे पहला लिखिएगा दोस्तों, यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। लिखना है पहला पॉइंट में, यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। यह हो गया पहला नंबर दोस्तों। दूसरा नंबर इसका काम क्या होता है दोस्तों? इसकी खोज किसने किया था ना? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, इसका खोज क्या कहते हैं, इसका कार्य क्या है? तो इसका खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था ना। इसका खोज किसने किया था दोस्तों? इसका खोज जो होते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या कहते हैं? यह तो केंद्र में है, तो केंद्र में तो मेन काम होता है। तो मेन काम कौन कर सकता है? तो जब तक दिमाग नहीं रहेगा तो वही नहीं, दिमाग वाला आदमी करेगा। अर्थात दिमाग जिसके पास रहेगा तो उसी न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं दिमाग। कोशिका का दिमाग ना, कोशिका का दिमाग अर्थात मैनेजर का दिमाग कहते हैं ना। कोशिका का मैनेजर या दिमाग कहा जाता है। तो लिख सकते हैं इसे जो है कोशिका का ना, जो केंद्र में बैठा है ना। देखिए दिल्ली में कौन, दिल्ली है क्या है? हमारे भारत सरकार का केंद्र है। तो केंद्र में कौन बैठा है ना? जिसके पास दिमाग है, मंत्री जी लोग अर्थात मोदी जी बैठे हुए ना। इसे कोशिका का दिमाग ना, दिमाग या मैनेजर भी कहते हैं। मैनेजर देखते हैं दोस्तों, मैनेजर साहब जो होते हैं सारे लेबर लोग को चलाते हैं, तो उनके पास दिमाग है तभी तो चला रहे हैं। तो हमारे सेल में क्या है? केंद्रक है, और केंद्रक के पास सारा दिमाग है। सभी को एक घर बैठे बैठे सारी दुनिया को चलाता है मैनेजर लोग ना, अर्थात जिसके पास दिमाग बैठा होता है। तो हमारे सेल में किसके पास दिमाग है? केंद्रक के पास, न्यूक्लियस के पास। ठीक है दोस्तों। अब यही बात आ जाएगी दोस्तों, अब केंद्रक में जो होते हैं दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होता है। और वह न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आप सभी जानते होंगे। वह न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं केंद्रक में ना, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होता है, और वह न्यूक्लिक अम्ल आप सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों? DNA और RNA होता है। DNA क्या बोलते हैं इसको? DNA का फुल फॉर्म जो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, जबकि RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों। केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल में क्या हो जाएगा? DNA और RNA हो जाएगा। DNA और RNA को ही हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यही जब DNA के बारे में पढ़िएगा तो DNA का खोज किसने किया था? तो DNA का मॉडल जो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था ना। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। DNA का जो है मॉडल किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। जबकि RNA का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था ना। फ्रेडरिक मिसर ने किया था। फ्रेडरिक मिसर कहीं कहीं इसका जगह पे क्या आता है दोस्तों? आर्थर अर्ग ने आता है ना। एरेनबर्ग और आर्थर अर्ग का आता है ना। आर्थर अर्ग, एरेनबर्ग नहीं, आर्थर अर्ग का आता है। ठीक है दोस्तों। तो आर्थर अर्ग यहाँ चर्चा रहेगा, वहाँ फ्रेडरिक मिसर नहीं रहेगा। फ्रेडरिक मिसर क्या किए थे? RNA का खोज किए थे, मॉडल का खोज किया था ना। फ्रेडरिक एवं मिसर ने किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग जब चलते हैं दोस्तों, DNA में क्या पूछ देता है? DNA डबल हेलिक्स होते हैं, डबल कुंडलित होते हैं। RNA सिंगल कुंडलित होते हैं। क्या होता है? RNA क्या होता है? सिंगल हेलिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है? एक कुंडलित होते हैं, इसमें क्या होते हैं? द्विकुंडलित होते हैं।
ठीक है, ये सभी आप सभी जानते होंगे। और जब इसी में बात चर्चा करेंगे डीएनए में जो होते हैं नाइट्रोजन के 4 युक्त नाइट्रोजन युक्त 4 प्रकार के क्या होते हैं, क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं किसमें, डीएनए में। तो वह डीएनए में 4 प्रकार के क्षार क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे, एडेनिन का, थाइमिन का, साइटोसिन का और गुआनिन का। तो डीएनए में जो होता है दोस्तों क्या क्या होता है आप सभी बताइएगा, ए और टी होता है। किसके साथ, ए का संबंध टी के साथ, एडेनिन और थाइमिन के साथ और दूसरा होता है साइटोसिन और गुआनिन के साथ, साइटोसिन और गुआनिन के साथ होता है। जबकि आप आरएनए की बात कहिएगा, आरएनए के बात कहिएगा तो ये गुआनिन के साथ कौन आ जाता है आप लोग बताइए, गुआनिन के साथ साइटोसिन, ये तो यहाँ भी है यहाँ भी है। जबकि आप सभी आगे बताइएगा एडेनिन के साथ क्या आ जाता है, एडेनिन के साथ यूरोसिल आ जाता है एडेनिन के साथ यूरोसिल आ जाता है। यह 4 प्रकार के क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन जो होते हैं 4 प्रकार के क्षार से बनकर मतलब नाइट्रोजन युक्त 4 प्रकार के क्षार होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास हो गया कि यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आप सभी को आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बात चलते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी जो हम बताते जा रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमको भी थोड़ा सा हिम्मत बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर रहे होंगे और आप लोग इतना प्रेम दिया जो अभी हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा और मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, बनाता रहूँगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात आती है। तो आगे सबसे पहले अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे आएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया से पहले क्या आते हैं, जीन क्या होता है, क्योंकि जीन तो जानना ज़रूरी होता है। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं या सीधी सी बात है, जीन के अध्ययन को नहीं, जीन का खोज किसे कहते हैं या जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों लोगों को ज़रूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो टॉपिक बनाइएगा दोस्तों, जीन क्या होगा दोस्तों, जीन। तो सबसे पहला बात लिखिएगा जीन में, तो जीन के अध्ययन को, जीन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जीन के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहा जाता है, शिकी कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो जीन के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। और जीन का खोज किसने किया था, जीन का खोज जॉनसन ने किया था। ठीक है दोस्तों, जीन की खोज किसने किया, खोज किसने किया, तो जॉनसन ने किया जॉनसन ने किया, जॉनसन। ठीक है, जॉनसन कहीं आता है कहीं जॉनसन आता है, तो जो आएगा समझ में उसको मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग जब पूछे तभी बोले कि जीन के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, तो क्वेश्चन आता है अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है तो जीन के पितामह किसे कहा जाता है, जीन के पितामह किसे कहते हैं, या अनुवांशिकी के पितामह, छोड़िए जीन हटा करके अनुवांशिकी लिख देते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं, अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं, अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पितामह, अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं, तो यह मेंडल साहब थे। किसने क्या था, मेंडल थे ग्रेगरी मेंडल थे। ग्रेगरी मेंडल ने अनुवांशिकी के ग्रेगरी मेंडल को अनुवांशिकी के पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और तो और कह सकते हैं, यह अनुवांशिकी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र करता है, यह अनुवांशिक प्रक्रिया को ट्रांसफ़र भी करता है
एक बात और लिख लीजिएगा, जीन आनुवांशिक पदार्थ ना लिख सकते हैं, आनुवांशिक प्रक्रिया को आनुवांशिक प्रक्रिया को ट्रांसफर करता है ना, ट्रांसफर करता है। अर्थात मदर में है तो फादर में होगा, तो यह जीन के कारण से होता है और वही जीन के कारण से हम लोग पहचान पाते हैं कि किसका डीएनए नहीं। कोई व्यक्ति भुला जाता है और बहुत दिनों के बाद मिलता है तो सरकार उसका डीएनए टेस्ट कराती है, जीन का टेस्ट कराता है और वह तब पहचान पाता है कि आपका वह फैमिली है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे ना। कोशिका के भाग जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और आप सभी जानिएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कोशिका का मुख्य भाग होता है। ठीक है, कोशिका का मुख्य भाग होता है, कह सकते हैं हम लोग। तो टॉपिक बनाइएगा माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका खोज किसने किया था, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो बात आएगी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, तो ऑल्टमैन ने। खोज किसने किया भाई, खोज जो किया है ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन ने किया ना, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया भाई, ऑल्टमैन ने किया था। ठीक है, ऑल्टमैन तो नाम खोज किया, लेकिन नामकरण सी बेंडा ने किया था ना। खोज किया ये और नामकरण किसने किया दोस्तों, नामकरण किसने किया, सी बेंडा ने किया था। अर्थात यहाँ पे देखिएगा कहीं ऑल्टमैन नहीं देगा तो सी बेंडा देगा, तो वहाँ पे आप सी बेंडा भी मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो होता है कोशिका जो होते हैं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का उत्पादन करने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, जब मानव शरीर में कहा जाए या कहीं भी सेल में कहा जाता है, किसी भी चीज़ के सेल में, तो सेल में क्या होते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करने का काम या संरक्षण करने का काम, या उसको बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, मुद्रा ना, एटीपी के रूप में बोलते हैं। निर्माण करने का काम कौन करता है, तो लिख सकते हैं सीधी सी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ऊर्जा का एनर्जी का ना, माइटोकॉन्ड्रिया में लिख दिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है, संग्रह होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है, संग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा का उत्पादन कर संग्रह करके एटीपी के रूप में हम लोग को ऊर्जा मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोल सकते हैं, और कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह ना, कोशिका का ऊर्जा गृह ना, ऊर्जा गृह, या बोल सकते हैं कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल ना, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ना, पावर हाउस ऑफ द
सेल इसी को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी दोस्तों, जब ऊर्जा मिलेगी तो हमें सांस लेना पड़ेगा, श्वसन की क्रिया होगी ना। तो श्वसन की क्रिया होगी तो हम लोग बोल सकते हैं श्वसन की प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया ही भाग लेती है। श्वसन की प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, या श्वसन की क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही ना। तो लिख सकते हैं श्वसन की क्रिया जो होता है दोस्तों, श्वसन ना, श्वसन ऐसे ही लिखते हैं ना, श्वसन। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया ये नहीं होता है, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया जो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना। श्वसन की क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, या श्वसन का जो कार्य होता है कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जब तक नहीं रहे तो श्वसन क्रिया कहाँ से होगी? ठीक है दोस्तों, अब बात अभी हम बोले क्या, जब ऊर्जा होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है ना, एटीपी के रूप में। तो एटीपी ना, एटीपी को हम लोग बोल सकते हैं, एटीपी को क्या बोलते हैं? एटीपी को कहा जाता है मानव शरीर की मुद्रा ना। एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव शरीर की मुद्रा ना, मानव शरीर की मुद्रा। ठीक है, मानव शरीर की मुद्रा, मानव शरीर की मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कहा जाता है? मानव शरीर की मुद्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और क्या होगा? यह जो होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को एक तरह से बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। एंड अभी जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उनमें शेयर करें, और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी चाहिए जो आप लोग दीजिएगा, और आप लोग मुझे दे ही रहे हैं दोस्तों। तो आगे भी हम इस वीडियो को बढ़ाएंगे। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तक चले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो होगा अभी दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सेल के बारे में, क्योंकि लाइसोसोम बचा है, राइबोसोम बचा है, गोल्गी बचा है ना। तो ये सब एक वीडियो और लगेगा सेल का वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आज तक के लिए जय हिंद।